हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फैक्ट नंबर में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के नई वैकेंसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में। और आपको पता है 4281 पदों पर भर्ती आनी है, तो इसमें किस प्रकार सिलेक्शन पाया जाए, बैट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, बैट का फॉर्म कौन भर पाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म कौन भर पाएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, इन सभी मैटर्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। फुल डिस्कशन होगा यहाँ पर। आपको इसके बाद कोई भी क्वेरीज नहीं रहने वाला है आज जो डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम में या तो फिर वीडियो के कमेंट में करते सर एग्जाम होगा या डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा, कौन फॉर्म भर सकेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तरह तरह के सवाल आते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं, इसमें सभी सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। और हाँ, एक मैसेज है उन हेटर्स के लिए जो हेट कमेंट करते हैं, उनका कहना है कि वैकेंसी आई नहीं, आप लोग अपने व्यूज के लिए काम करें। अरे भाई, मैं व्यूज के लिए कर रहा हूं, लेकिन किसके लिए कर रहा हूं? आपके लिए कर रहा हूं, आपको अवेयर कर रहा हूं। इसमें जानते हैं जो सीरियस स्टूडेंट उसको कर रहा हूं, जो हेट कमेंट्स करते हैं ना, उनको आप दो कैटेगरी में बांटिए। पहला तो वो यहां पे है जिनको ना पढ़ना है न किसी को पढ़ने देना है, पहला उस टाइप के लोग हैं। दूसरा उस टाइप के हैं जो बड़े शातिर तरीके से सिलेक्शन पाना चाहते हैं ताकि दूसरे बच्चे भटक जाएं, आपको मिसगाइड करें, है ना, और खुद अपनी तैयारी करें चुपचाप। तो दो तरह के लोग हैं, आपको उनसे बच के रहना है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको अभी से अवेयर हो जाना है। ये वैकेंसी आएगी, 100% आने वाली है, बैट भी आएगा, दोनों। आपको पता है बिहार विधानसभा का चुनाव 25 में है और नवंबर में इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सितंबर और अक्टूबर का महीना में चुनाव होने वाला है और चुनाव जो होगा उसके पहले इस वैकेंसी को क्लियर करा लिया जाएगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। पहला, बिहार में एक स्पेशल आयोग है हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ, BSUSC। उसके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ वो हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई वैकेंसी को करती है। अभी वहां असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जो कि दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा। पुरानी भर्ती दिसंबर तक पुरानी भर्ती क्लियर हो जाएगा। ये आयोग खाली रहना है, इसको 10 काम तो है नहीं, आराम से नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराएगी। और अभी हाल ही में इन्होंने कितना, आपका 4639 जो पुरानी भर्ती थी, 4639 उतने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करा दिया है और दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी क्या हो रहा है ना कि इनको एक्सपीरियंस आ चुका है। फर्स्ट टाइम था, पिछली वैकेंसी उनका पहला वैकेंसी था जिसको वो कह सकते हैंडल कर रही थी। लेकिन अब उनके पास अनुभव भी है, उनके पास 2020 में उनका गठन हुआ है और आज 24 का 4 साल का तजुर्बा है। इस बार विलंब नहीं होगा और कोर्ट कचहरी का चक्कर भी नहीं लगेगा, क्योंकि पुरानी भर्ती में जहां जहां समस्याएं थी उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। और चुनावी साल है तो सरकार का भी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत है। आप देख पा रहे हैं आए दिन, आप किसी दिन का न्यूज पेपर ले लीजिए, आपको इस तरह का न्यूज मिल जाएगा, है ना। रिक्त पदों की पहचान करें, शीघ्र होगी नियुक्ति। जी हाँ, सरकार ने रिक्त पदों की सभी विभागों का कहा कि जितना भी वैकेंट है उनको आप सूचित कीजिए, हम लोग सभी पदों को भर देंगे चुनाव से पहले। मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा कर रहे हैं ना, रिक्त पदों की जानकारी दें, उसमें पूरी हम लोग नियुक्ति संपन्न कर देंगे इस चुनाव के पहले। और इसमें जो आपके कह सकते हैं कि मुख्य सचिव हैं, उन्होंने 13 विभागों के साथ, जिसमें आपका शिक्षा विभाग भी था, 13 विभागों के साथ एक बैठक करी और सभी विभागों में जितने भी खाली पद है उनके लिए जल्द से जल्द विज्ञापन प्रकाशित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और जल्द ही आपका विज्ञापन यहाँ प्रकाशित होगा, है ना, जल्द ही आपका विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित होगा। तो इसीलिए आप उस बुलावे में ना रहे, किसी दूसरे के चक्कर में ना रहे। ये वैकेंसी नहीं आएगी, ये वैकेंसी नहीं आएगी, इस चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। वैकेंसी आएगी, 100% आएगी। अब सवाल उठता है सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या रहेगा। सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या रहेगा आप यहां पर देख लें। सिलेक्शन का क्या प्रोसीड्यूर रहेगा, ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कौन फॉर्म भर सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। शायद बहुत ही छोटा फॉन्ट है, नहीं दिख पा रहा होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये पुराना नोटिफिकेशन है 2020 वाला, और आपको पता होगा अभी नया कोई भी ऐसा रूल्स बनेगा इसकी जानकारी नहीं है, आपको पुराने को ही लेकर चलना होगा फिलहाल। इसमें क्या कहा गया है, वही फॉर्म भर सकता है
जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और उसमें 55% मार्क्स हो। कहाँ? पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स आपका हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी के हैं SC ST या OBC के हैं तो आपका अगर 50% भी है यानी 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो 50% भी है तो भी आप फॉर्म भर सकेंगे। अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो किसी भी कैटेगरी, तो ST हो, SC हो, OBC हो, बिहार के हो, तो आपका 50% भी है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो भी आप फॉर्म भर सकेंगे। दूसरा जो योग्यता है 2 नंबर पे, उसमें कहा जा रहा है अगर आप, दूसरा योग्यता है आपका कि बिसाइड फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन, अगर आप उपरोक्त योग्यता को फुलफिल करते हैं तो भी आपके पास जो है ना, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बाद भी आपका नेट क्लियर होना चाहिए, इसके बाद भी आपका नेट क्लियर होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% या 50% होना चाहिए। दूसरा आपका नेट क्लियर होना चाहिए। नेट अगर आपका क्लियर नहीं है तो यहाँ पे और दिया जा रहा है कि आपका, और दोनों में से अगर आपका नेट क्लियर नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बैट भी नहीं है, किसी स्टेट का सेट नहीं चलेगा, आपका बिहार का बैट, बिहार में जो बैट हुआ तो वही बैट चाहिए, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि अभी आने वाली है। आप पुराना अगर है तो भी चलेगा, अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास नेट भी नहीं है, बैट भी नहीं है, तो आपके लिए क्या करना होगा ना, आपका PhD होना चाहिए, PhD होना चाहिए, लेकिन PhD 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी PhD होनी चाहिए। तो बात क्लियर है? क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट विथ 55% मार्क्स, अगर आप कैटेगरी के हैं तो 50% मार्क्स, ठीक है, पहला। दूसरा, आपका UGC नेट क्लियर होना चाहिए या JRF क्लियर होना चाहिए या बिहार का बैट क्लियर होना चाहिए, चाहे इस बार वाला हो चाहे पिछले बार वाला हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका नेट नहीं है, JRF नहीं है, बिहार का बैट भी नहीं है, तो भी आप फॉर्म भर सकेंगे अगर आपकी PhD कंप्लीट है। और PhD कैसे? 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी PhD है तो आप फॉर्म भर सकेंगे। तो कैसे जानिएगा कि 2009 और 2016 का रेगुलेशन क्या है? तो आपकी PhD में ये 5 पॉइंट होने चाहिए, है ना, ये 5 पॉइंट। पहला, आपका जो PhD डिग्री वो रेगुलर मोड में हो। दूसरा, 2 एक्सटर्नल के द्वारा आपका थीसिस का इवोल्यूशन हुआ हो। तीसरा, आपका एक ओपन वाइवा हुआ होना चाहिए, PhD का ओपन वाइवा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आपका जो पब्लिश होना चाहिए, कम से कम 2 रिसर्च पेपर आपका पब्लिश हुआ होना चाहिए, थीसिस से जुड़ा हुआ, यानी आपके थीसिस से जुड़ा हुआ 2 रिसर्च पेपर आपका पब्लिश हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर, आपको कम से कम 2 पेपर जो है ना, आपको किसी भी कॉन्फ्रेंस सेमिनार में, आपको यहाँ पर सेमिनार में, किसी भी सेमिनार में आपके 2 पेपर प्रेजेंट हुए होना चाहिए, वहां पर आपने प्रेजेंट किया हो। तो इतना अगर आपका है तो समझ जाइए आपका जो PhD है ना 2009 या कह सकते हैं 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी PhD है। इससे आप समझ जाइए आपकी PhD 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है तो आप फॉर्म भर सकेंगे। ये रही योग्यता, यानी फॉर्म कौन भर सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये लगभग क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं बैट का फॉर्म कौन भर सकता है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि दोनों का ही नोटिफिकेशन आना है, तो बैट का फॉर्म कौन भर सकेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, बैट का फॉर्म वही बच्चे भर सकेंगे जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यानी जिनकी PG कंप्लीट है, जिनकी PG कंप्लीट है वो बैट का फॉर्म भर पाएगा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का। इसमें एक चीज आपको ये छूट मिल सकता है कि जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं ना, जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं ना, जिनका अभी फाइनल ईयर है, वो भी फॉर्म भर सकता है, वो भी फॉर्म भर सकता है बैट का, यानी बैट का फॉर्म वही भरेगा जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या जो अभी फाइनल ईयर में है, ठीक है। तो डिटेल्स लगभग सभी चीजें हो गई है। एग्जाम पैटर्न, जहाँ एग्जाम नहीं होगा, अभी फिलहाल जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम्स नहीं होना है, फिलहाल जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं होना है। सिलेबस क्या रहेगा, यानी आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में प्रश्न कहाँ से आएगा, ये भी बड़ी बात है। इंटरव्यू में सबसे पहला प्रश्न आएगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो स्पेशल पेपर है वहां से। दूसरा, आपकी PhD है तो फिर आपके थीसिस से, अगर आपकी PhD नहीं है तो UGC नेट का जो सिलेबस है वहां से। तीसरा प्रश्न आएगा, आप जहां से आ रहे हैं उस एरिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा, बिहार जा रहे हैं तो बिहार से प्रश्न आएगा। इन 4 से 5 जो पॉइंट बताए, यही आपका सिलेबस का दायरा रहेगा, प्रश्न वहीं से आएगा, नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आपका
स्पेशल जो पेपर रहा है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में वहां से। दूसरा, अगर आपकी पीएचडी है तो पीएचडी थीसिस से प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा, अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर है तो यूजीसी नेट के सिलेबस को से भी प्रश्न पूछा जाएगा। चौथा, आप जहां से आइएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो आपसे सबसे पहले पूछा जाता है आपसे, है ना, अपने बारे में बताइए। तो उस समय आप जो बताइएगा ना अपना एड्रेस, तो उस एड्रेस का कि मान लीजिए आपने बता दिया कि नहीं हम रांची से हैं, तो रांची का थोड़ा इतिहास वगैरह कर लेना है, रांची का हिस्ट्री वगैरह थोड़ा आपको समझ लेना है, तो वहां से प्रश्न आएगा। यानी आप जिस एरिया से हैं उस एरिया के बारे में अच्छे से कर लें, जिसका नाम आप बताइएगा, और बिहार के बारे में थोड़ा बहुत आपको करना है। यानी 5 पॉइंट्स में आपका सिलेबस समाहित है। और एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया आपको, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, एपीआई बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। और किस प्रकार आपको नंबर दिया जाएगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, वो शायद मिस हो गया है। ये आपको दिखाएंगे एपीआई में किस प्रकार नंबर दिया जाएगा, ठीक है। एपीआई में आपका ये है, ये रेगुलेशन 2018 यूजीसी का है, इसी के अनुसार आपको नंबर वहां पर दिया जाएगा एपीआई। तो आप अपना इसको अभी भी चेक कर सकते हैं, आपका एपीआई कितना बन रहा है, आप कमेंट में हमें बताएं, ताकि हम लोग आपको ये बता सकें कि आपके चांसेस कितने हैं और अभी आपको और क्या करना चाहिए।